अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेटिंग फॉर बारबेरियंस नॉवल, जिसे लिखा है जेएम कॉट्ज़ी ने। तो आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ नॉवल देखेंगे। फिर हम प्लॉट एंड समरी को डिस्कस करेंगे, करैक्टर लिस्ट भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं ब्रीफ करैक्टर नोट्स बताऊँगा कि किस करैक्टर के अंदर इस नॉवल के अंदर जो है वो कितनी परफॉर्मेंस है। उसके बाद हम इस जो नॉवल है इसका एनालिसिस को देखेंगे और एंड पे हम देखेंगे थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। तो ये पॉइंट्स, ये जो हाईलाइट किए हैं, मैंने बुलेट पॉइंट बनाए हैं कि मैं इन पॉइंट्स को अपने नॉवल के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर लेके चलूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर देख लेते हैं। जेएम कॉट्ज़ी, जॉन मैक्सवेल कॉट्ज़ी, जेएम जॉन एम मैक्सवेल एंड कॉट्ज़ी। ये एक 82 इयर्स के ओल्ड साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट, एसेस्ट, लिंग्विस्ट, ट्रांसलेटर हैं जो कि 9 फ़रवरी 1940 में केप टाउन में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड राइटर है जो कि 2003 के लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ का रिसिपिएंट था, यानी उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था। लिटरेरी फील्ड के साथ साथ वो प्रोफेशन के लिहाज से एक प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा जेएम ने कई लिटरेरी अवार्ड्स भी अपने नाम किए। इनमें से बुकर प्राइज़, जो कि इसने 2 दफ़ा विन किया था, 3 दफ़ा सीएन प्राइज़ अपने नाम किया और जेरुसलेम प्राइज़ को और इंटरनेशनल फिक्शन प्राइज़ भी अपने नाम किए। ये वो तमाम अवार्ड की लिस्ट थी जो उन्होंने विन किए। ये बहुत ही फेमस अवार्ड समझे जाते थे। और इसके अलावा वो इंग्लिश और अफ्रीकन लैंग्वेज पर मुकम्मल होल्ड हासिल था। उनके पास पहले सिर्फ साउथ अफ्रीकन नेशनैलिटी थी, फिर 2002 में ऑस्ट्रेलिया में मूव करने के बाद 2006 में इन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप भी मिल गई और अब वो एडिलेड में रह रहे हैं। तो ये जो था एक ब्रीफ सा राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने इस नावल की तरफ देखते हैं। तो ये नावल द वेटिंग फॉर बारबेरियन, जिसे जेएम कॉट्ज़ी ने पहली दफ़ा 1980 में पब्लिश किया, इसे मशहूर पेंगुइन सीरीज़ ने अपनी बुक ग्रेट बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी के लिए भी चूज़ किया। इसके बाद इस नावल को फ़िक्शन की फील्ड में 2 अदद प्राइज़ भी मिले। वो कौन कौन से? जेम्स टाइट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ और जॉफ्री फेबर मेमोरियल प्राइज़ शामिल हैं इनमें। फिलिप ग्लास, जो कि एक अमेरिकन कंपोज़र हैं, उन्होंने इसी नाम से एक ओपेरा भी लिखा जो कि जर्मनी के एक थिएटर में 2005 में प्रेजेंट किया गया। ये नावल 156 पेजेस पर मुश्तमिल है। ये नावल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। कॉट्ज़ी ने इस नावल का नाम एक ग्रीक पोइट की पोम से लिया है जो कि 904 में पब्लिश हुई। उसके साथ ही कॉट्ज़ी का ये नावल एक इटालियन राइटर जीनो बज़्ज़ाटी के नावल द ट्रेटर स्टेप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ये स्टोरी एक फ़र्स्ट पर्सन नरेटर मजिस्ट्रेट से स्टार्ट होती है जिसका नाम प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी उसका नाम रिवील नहीं किया गया, जस्ट उसको मजिस्ट्रेट कह के ही बुलाया गया है। इस नावल को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इसमें मौजूद करैक्टर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द करैक्टर्स। इसकी बात करते हुए जो हमारे पास सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो मजिस्ट्रेट का है, द मजिस्ट्रेट, द एम्पायर का सिविल सर्वेंट जो कि जल्द ही रिटायर होने वाला था। मजिस्ट्रेट इस नावल का नरेटर और प्रोटैगनिस्ट है। मजिस्ट्रेट का ख्वाब था कि वो अपनी सर्विस के लास्ट ईयर को आसानी से और पीसफुली गुजारेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आसानी से गुजारना चाहता था, ये उसका ख्वाब था। लेकिन जब उसने एम्पायर की जो है वो फ्रंटियर सेटलमेंट पर यानी बारबेरियंस वो लोग थे जो हिजरत करके उस शहर में आए थे, हिजरत करने वाले गैर मुहज़्ज़ब लोग थे, उनके अटैक के बारे में, तेज़ी से फैलती हुई रूमर्स के बारे में सुना तो उसे लगा कि उसका ये ड्रीम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट था और उसने वो आंसर करना होता था। लेकिन जब उसने ये बातें सुनी तो उसको ये लगा कि क्योंकि ऑलरेडी लग रहा था कि उस पर प्रेशर आ जाएगा और फिर वो पीसफुली अपनी लाइफ है उसको एंड नहीं कर सकेगा। और जब किसी एम्पायर पर इस तरह का मिलिट्री अटैक का ख़तरा हो तो एक मजिस्ट्रेट की लाइफ में अनस्टेबिलिटी और उद्यम का आना लाजम होता है। कलोनल जॉन ने बारबेरियंस को जो है वो इंटरोगेट करने के लिए उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया।
लेकिन मजिस्ट्रेट उन नॉर्म्स यानी जो झोंपड़ी वाले थे उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, यानी ह्यूमैनिटी रखता था। आल्दो वो लोग जो है वो हिजरत करके उस जगह पे आए थे, वो रिफ्यूजी थे, लेकिन मजिस्ट्रेट जो था वो ह्यूमैनिटी के तौर पर उनको देखता था कि वो भी डिज़र्व करते हैं उस जगह पे रहना। अगर मजिस्ट्रेट का इनर करैक्टर को देखा जाए तो ये अपने सेक्सुअल रिलेशन को लेकर कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है कि किस तरह वो एक मामूली सी बारबेरियन गर्ल की तरफ अपनी अट्रैक्शन को फील करता है, तो उसे महसूस होता है कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी है। फर्दर मोर बारबेरियन गर्ल की पॉवर्टी की वजह से मजिस्ट्रेट उसकी तरफ ज़्यादा उसके अट्रैक्ट हो रहा था। फिर वो एक घर में उसके लिए जो है वो सर्व कर रही थी उसको, तो उसकी जो अटैचमेंट थी और अट्रैक्शन थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो बारबेरियन गर्ल्स का है। बारबेरियन गर्ल नोमैड्स के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन के पहले दिन कॉलोनल जॉन के आदमियों के हाथों अपने बाप समेत कई और लोगों के साथ पकड़ी जाने वाली लड़की है। ये अननेम्ड लड़की है, यानी इस नावल के अंदर इसको प्रॉपर नाम नहीं दिया गया, जस्ट बारबेरियन गर्ल कह के मुखातब किया गया है। और ये मजिस्ट्रेट की ज़िंदगी में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जॉल के टॉर्चर के बाद इसके हाथ पाँव जो हैं वो टेढ़े हो गए थे, और जब इसके फादर को मार दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे गली में भीख मांगते हुए देखता है, तो वो इसे अपने पर्सनल मेड और कुक बनाकर घर ले आता है। लाइक वो ह्यूमैनिटी दिखाता है कि जब वो उसको वैसे देखता है, लेकिन बाद में खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और बहुत जल्द जो है वो उनका जो ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप था बहुत जल्द क्या था सेक्सुअल रिलेशनशिप में बदल जाता है। मजिस्ट्रेट उसे लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन लड़की अपने और मजिस्ट्रेट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को कायम रखना चाहती थी। मजिस्ट्रेट जो था वो उसके साथ शादी लेकर करना चाहता था, और जो लड़की थी वो उसको डिस्टेंस कायम रखनी चाहिए, इसलिए वो हमेशा उसे कूल रिस्पॉन्स देती है। इवन कि उसके जो है वो इम्पेयर्ड विजन यानी वो ब्लाइंड थी, उसको बहुत कम नज़र आता था, ब्लाइंडनेस थी, ठीक है, क्योंकि वो टॉर्चर की वजह से वो ये सब हुआ था उसके साथ। वो उसके हाथ पांव मुड़ गए थे, और उसकी जो मेंटल जो कंडीशन थी वो भी ख़राब हो गई थी, और ब्लाइंडनेस आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टॉर्चर की वजह से हुई थी, और इसकी ये इम्पेयर्ड विजन्स की वजह से वो मजिस्ट्रेट को रोक ना सकी जब उनके दरमियान जो रिलेशन कायम हुआ। लेकिन डिफरेंशियल कल्चर और उसकी नेचर और डिफरेंट एज की वजह से जो लड़की है वो एक डिस्टेंस वो कायम रखे हुए थी, और जबकि मजिस्ट्रेट उसकी ब्लाइंड आई से ज़्यादा एक्सपोर्ट और विजिबल दिखना चाहता था। लाइक उसके लिए वो इसका पसंदीदा बनना चाह रहा था, और वो चाहता था कि वो जो जितना भी देखे बस उसको देखे। तो ये जो है वो लड़की जो बारबेरियन गर्ल थी वो सब कुछ फेस कर रही थी। पहले वो जो है वो कॉलन जॉल का टॉर्चर बर्दाश्त करती है, और बाद में ह्यूमैनिटी की शक्ल में वो मजिस्ट्रेट को भी बर्दाश्त करती है। कैरेक्टर हमारे पास है वो कर्नल जॉल का है। ये कमिश्नर ऑफिस होते हैं, और एक एम्पायर के आर्मी का ऑफिसर होता है। कर्नल जॉल वो ऑफिसर था जो कि खुशी तौर पर बारबेरियंस को इंटरोगेट करने के लिए आया था, जिन्हें कैदी बनाकर एम्पायर की फ्रंटियर सेटलमेंट से लाया गया था, ताकि वो बारबेरियन के प्लान्स का पता लगा सके। जॉल बहुत जालमाना, ब्रिटल और एपथेटिक तरीक़ों को अपनाकर इनको टॉर्चर करता है ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सके, जो कि मजिस्ट्रेट के करैक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट था। वो हर तरह की ट्रिक को टॉर्चर ट्रिक को आजमा कर ये प्रूव करना चाह रहा था कि वो जो नॉर्म्स थे वो किसी ख़ास और सस्पिशियस मकसद के तहत एम्पायर में दाखिल हुए हैं। वो इस कदर तकलीफ़ और दर्द देता है कि वो जो बारबेरियंस होते हैं वो मजबूरन अगर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि जो कर्नल जो सुनना चाहता है वो हम वही हैं। लाइक वो इस तरह झूठ बोलते हैं कि वो हैं वो, ताकि वो उस जो वक़्ती तकलीफ़ है उससे तो उनको निजात मिल जाए। और वो अपनी पोजीशन और अथॉरिटी को लेके टॉक्सिक हो चुका था, और उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और अपनी पोजीशन और अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टर है हमारे पास, ये इस एम्पायर का वारंट ऑफिसर है जिसका नाम मैंडल है। इसे इस एम्पायर में मजिस्ट्रेट को रिप्लेस करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट था ना वो एक तो ह्यूमैनिटी रखता था, फिर वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता था बारबेरियंस के लिए। तो जो एम्पायर था यानी कि वो जो स्टेट थी
वो ऐसे लोगों को कबूल नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे नाअहल कर दिया गया था। जब मजिस्ट्रेट को ओहदे से ट्रीज़न की बुनियाद पर यानी उसने गद्दारी की बुनियाद पर उसको नाअहल कर दिया गया, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बारबेरियन की साइड लेता था। मजिस्ट्रेट ने मैंडल के बारे में ये बताया कि वो अपनी पोजीशन और अथॉरिटी को लेकर बहुत डेलिकेट, सेंसिबल और पोजेसिव था। कौन? वारंट ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट की जगह पे आया था उसको रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल है वो है द गर्ल एट द इन, यानी कि वो लड़की जो बार में या सराय में रहती थी। मजिस्ट्रेट इस लड़की से जो कि एक सराय में रहती थी इससे रेगुलरली मिलने जाया करता था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, यानी कि जिस्म फरोशी का धंधा करती थी या काम करती थी। वो इस लड़की से उस वक़्त भी मिलने जाता था जब वो बारबेरियन गर्ल से रिलेशन में था, यानी उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसके साथ रहते हुए भी वो ना जो है वो उस लड़की के पास जाया करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो द बारबेरियन मैन है। इसे इसके नेफ्यू के साथ पकड़ा गया और ये नेमलेस आदमी कत्ल कर दिया गया जब कर्नल जॉल ने इंटरोगेशन के दौरान इस पर टॉर्चर किया। जॉल ने इस विक्टिम के बारे में कहा कि वो इंटरोगेशन के दौरान वायलेंट हो गया, यानी उसने गुस्सा किया और दौरान लड़ाई वो मारा गया। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो द बारबेरियन गर्ल फादर है, यानी वो उस लड़की का बाप जो रिलेशन में थी किससे? मजिस्ट्रेट के साथ, या मजिस्ट्रेट की जो मेड थी या कुक थी वो उस लड़की का बाप। ये बारबेरियन लड़की का बाप था और ये भी इंटरोगेशन के दौरान कत्ल कर दिया गया और इसके बारे में मजिस्ट्रेट को यही बताया गया कि दौरान तफ्तीश ने जॉल उसके आदमियों पर अटैक कर दिया था, जिसके नतीजे में वो बारबेरियन लड़की का बाप मारा गया। जो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं वो माइनर कैरेक्टर हैं, अदर माइनर कैरेक्टर हैं। ये मेजर कैरेक्टर थे जिन पे जो कहानी का मेन फोकस रहता है, लेकिन उस कहानी के अंदर जो है वो कुछ माइनर किरदार भी होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस या अपना एक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी ये नॉवल है ना, तो वो इसमें आके काम कर यानी उनके काम वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो माए है, जे इन सराय में कुक का काम करती है जो कि एम्पायर सेटलमेंट में मौजूद थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो वार्डर का है। जब मजिस्ट्रेट को कैद में रखा गया तो ये उसकी देखभाल करता था, खाना वगैरह पहुंचाता था, यानी एक तरह से जो वार्डनर का काम होता है, जो हेल्पर होता है, ठीक है, जो कैदियों को खाना वगैरह पहुंचाता है। तो ये मजिस्ट्रेट को भी इसने बहुत अच्छा ख्याल रखा था, उसको खाना वगैरह पहुंचाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो बारबेरियन बॉय का है। ये बुक की स्टार्टिंग में अपने अंकल के साथ पकड़ा जाता है। अब वो अंकल कौन था उसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिस बारबेरियन मैन का हम पीछे कैरेक्टर में जिक्र कर चुके हैं, मेन कैरेक्टर में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लिटिल बॉय का है। जब मजिस्ट्रेट ने प्रिजन जो है वो प्रिजन में था, यानी उसको कैद कर लिया गया था, यानी क्यों कैद किया गया था उसके हम कहानी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये लड़का उसके लिए जो है वो क्या करता था, डिनर लेके आता था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डॉक्टर का है। ये इस सेटलमेंट का इकलौता डॉक्टर था जो कि ज़्यादातर जो है वो अनप्रैक्टिस था, यानी कि उसमें कोई स्किल वगैरह नहीं थी, बट कुछ ना होने से तो होना बेहतर है, तो इसलिए वो डॉक्टर था और लोगों का इलाज वगैरह करता था, लेकिन उसके पास ज़्यादा स्किल नहीं थी। तो ये थे जो है माइनर और मेजर कैरेक्टर जो कि इस नावल के अंदर हमें देखने को नज़र आएंगे। उसके बाद अगर अब हम बढ़ते हैं अपने प्लॉट एंड समरी की तरफ। समरी की अगर बात की जाए तो वेटिंग फॉर बारबेरियंस एक नावल है जो कि 1980 में जॉन मैक्सवेल कोट्ज़ी ने इस नावल को लिखा, जो कि एक साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन नावलिस्ट थे। उन्हें 2003 में लिटरेचर में नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इस नावल में एक नामालूम फ्रंटियर द एम्पायर, उसमें एक पोस्टेड एक अननेम्ड मजिस्ट्रेट की एक्सपीरियंस को बयान किया गया है। अगरचे ये एम्पायर नामालूम है, बेनाम है, मगर स्टोरी के ज़रिए साउथ अफ्रीकन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नावल की शुरुआत कर्नल जॉन के सनग्लासेस और उसकी डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है जो उसने लगा रखी होती है। कर्नल जॉल जो है वो एक मिलिट्री ऑफिसर है जो कि एम्पायर में होने वाले हालात व वाक़यात का जायज़ा लेता है और उनके ज़िम्मे क्या होती है, स्टेट की सिक्योरिटी होती है। बयान कर चुका हूँ इस नावल का मरकज़ी किरदार जो है यानी सेंट्रल कैरेक्टर जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है वो मजिस्ट्रेट है और उसका सामना मजिस्ट्रेट का सामना कर्नल जॉल से होता है जो कि एक सिंस्टर ऑफिशियल मेंबर है और एम्पायर के अंदर जो है यानी स्टेट के अंदर थर्ड ब्यूरो नाम की एक खुफिया एजेंसी है जिसका वो एक कारकुन है।
कर्नल जोल और उसके जो थर्ड ब्यूरो के जो तंजीम है उनका ख्याल है कि जो लोग, क्योंकि उस दौरान जो है वो कुछ लोग जो नॉर्म्स नाम के लोग जो थे, जो बारबेरियन थे, वो आके इलाके में रहने लग गए थे। तो उनका ख्याल था कि ये लोग किसी मनसूबाबंदी की, यानी हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस वजह से जो कर्नल जोल है उसको कैपिटल से मजिस्ट्रेट की तरफ काफ़ी लंबा फ़ासला तय करना पड़ा था। वो क्योंकि उसका काम था, वो जायज़ा लेता था और स्टेट की हिफाज़त करता था। उनको लगता था कि ये लोग जो हैं वो किसी हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसने जायज़ा लेने के लिए और चेक करने के लिए इतना लंबा सफ़र किया। मजिस्ट्रेट जो है वो इन लोगों को किसी ख़तरे की घंटी नहीं समझता था। कौन लोग? वो जो उस वक़्त आके वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप में रहने लग गए थे। मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं समझता था। वो ज़्यादातर जो है उसने, क्योंकि इन लोगों के साथ वो एक शहर में रहता था और उसने लोगों के साथ जो है वो उठना बैठना भी था, वो लोगों के साथ डील भी करता था। वो जानता था कि ऐसे लोग जो हैं वो जस्ट पनाह ढूँढ रहे हैं और वहाँ पे काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। उनसे उन्हें या स्टेट को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन कर्नल जोल जो था वो उनको ख़तरे का समझता था। अब फिर क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो उनके साथ तजारत कर रहा होता है, यानी कि ट्रेड कर रहा होता है, और जो कर्नल जोल होता है वो उनको दुश्मन के तौर पर देखता है। उसके बाद ये होता है कि जो कर्नल जोल है वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, और जो हर स्टेट के अंदर, जो एम्पायर के अंदर हालात वाक़या चल रहे होते हैं उनका जायज़ा लेने की कोशिश करता है। वो टाउन की बाउंड्री में दाखिल होने वाले जो नॉर्डिक पीपल होते हैं, जो नामालूम अफराद होते हैं, जो बारबेरियन पीपल होते हैं, उनकी एंट्री का पर्पस जानने के लिए आर्म्ड फोर्स को बुला लेता है ताकि वहाँ पे कोई भी मसला वगैरह ना हो। जोल अपने सनग्लासेस जो नावल में प्रेजेंट किए गए हैं, जो ब्लैक होते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं कि वो या तो विलियन है और या पर सिनिस्टर मेंबर के तौर पर वो नुमाया हुआ होता है। जो ग्रुप के साथ जो आर्म्ड फोर्स है उनके साथ जो कर्नल जोल है वो बारबेरियन की तलाश में निकलता है, और जब वो वापस आता है तो वो एक खाना बदोश, यानी जो वो नॉर्डिक पीपल होते हैं उनके ग्रुप के साथ वापस आता है। अब जो है वो मजिस्ट्रेट वो खौफज़दा होता है कर्नल जोल से, क्योंकि वो वाकिफ़ होता है उस थर्ड ब्यूरो से और उनकी जो टीम से और उनके जो तरीक़ेकार से और उनके टॉर्चर करने के स्टाइल से वो अच्छे से वाकिफ़ होता है। और उसने जो कर्नल जोल है उसकी आंखों में भी वही वाली चमक देखी थी। तो वो क्या करता है कि वो कान नहीं धरता ना, लाइक वो चुप हो जाता है। वो उसको समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो नहीं जब समझता तो वो चुप हो जाता है और अपने कान बंद कर लेता है। क्योंकि जो जोल है वो कैदियों को बैरकों, यानी उसके जो कैदी के जो बैरक होते हैं, जो एक अलग कमरा होता है कैदियों के लिए, जेल के अंदर बैरक बनाए होते हैं ना उन्होंने कैदियों के लिए, उसके अंदर वो कैदियों को निशाना बनाता है किसका? तशद्दुद का। उन पे ब्रूटल किस्म का तशद्दुद करता है। अब मजिस्ट्रेट जो है वो जोल के साथ उसके, यानी कि टॉर्चर करने के स्टाइल, तफ्तीशी तरीके और उसके ख्याल के बारे में और बहस करता है कि तुम यहाँ पे गलत हो। ये सच उगलवाने का कौन सा तरीका है? तुम उनसे प्यार से भी बात कर सकते हो। इस तरह की बहस वो करता है, लेकिन जो कर्नल जोल है वो उसकी बात नहीं मानता। यहाँ पे जोल जो है वो मजिस्ट्रेट को कहता है कि जिसे तुम सच समझते हो वो एक्चुअली में मैं उस सच के पीछे नहीं हूँ। मैं एक डीप ट्रुथ के पीछे जो हूँ, जो हिडन ट्रुथ है। और ऐसे लगता है जैसे वो उनको जो सफ़र करने में, उनको टॉर्चर करने में उसको एक प्लेजर मिलता था, एक सुकून मिलता था लोगों को तकलीफ़ पहुंचा के। क्या होता है कि जो जोल है वो अपना तफ्तीश, अपनी टॉर्चर वगैरह जो है उन लोगों पे स्टार्ट कर देता है, और इस दौरान क्या होता है जो मजिस्ट्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, परेशान और फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था उन लोगों के लिए और वो एक अच्छा इंसान था। अच्छा इन दैट सेंस कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी थी और वो फ़ील करता था दूसरों की पेन वगैरह को। तो मजिस्ट्रेट जो था वो जोल की जो मौजूदगी है उससे परेशान था। वो अपने पुरअमन ज़िंदगी को पहले की तरह जारी रखना चाहता था। लाइक वो मजिस्ट्रेट था और रिटायर होने वाला था, और वो चाहता था कि उसके जो एंड वाले ईयर हैं लाइफ के वो भी पीसफुली गुजर जाएँ। लेकिन फिर ये सब होता है, वो लोग आ जाते हैं और उसका मन ख़राब हो जाता है, और फिर जब जोल आता है तो फिर और ज़्यादा जो हालात होते हैं, जो सिचुएशन होती है वो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि जो कर्नल जोल था वो उन पे टॉर्चर कर रहा था। और जो मजिस्ट्रेट था वो अपनी
खिदमत को, अपनी सर्विस को अपनी सल्तनत के लिए उसी तरह अपनी सल्तनत के लिए खिदमत करना चाहता था, जिस तरह वो हमेशा करता आ रहा था। वो जौल की सल्तनत को, अब जौल की सल्तनत कौन सी है? जो वो लोगों को वो टॉर्चर कर रहा था और जौल भी यही समझता था कि वो भी सल्तनत की खिदमत कर रहा है। तो जो मजिस्ट्रेट था वो जौल की सल्तनत को वही नहीं समझता था जिसकी वो खिदमत करता है। अब क्योंकि मजिस्ट्रेट का तरीक़ाकार अलग था, जौल का तरीक़ाकार अलग था। जौल भी समझता था कि वो भी स्टेट की खिदमत कर रहा है, मजिस्ट्रेट समझता था वो भी स्टेट की खिदमत कर रहा है। तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव था, लेकिन जो स्टेट है उसका एक अलहदा ही विज़न था। मजिस्ट्रेट होता है वो इस हकीकत को, यानी जो जौल है उसकी जो पर्सपेक्टिव था, जो नज़रिया था, उसका सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो जौल है वो उन पे टॉर्चर कर रहा था। तो इस दौरान क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो इस झप से जो है वो किनारा करना चाहता होता है। और क्या होता है कि वो एक उस इलाके में एक मुकामी सराय होता है, एक इन होता है, यानी कि बार टाइप होता है, जहाँ पे एक लिटिल बर्ड जैस नाम की एक ख़वातीन होती है, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करते हुए अपना पूरा दिन गुजारता है। इस दौरान क्या होता है कि जो कर्नल जॉल है वो अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए, यानी कि जो उसने इन्वेस्टिगेशन की होती है, जो तहकीकात की होती हैं, वो उनकी रिपोर्ट मांग लेते हैं स्टेट से। तो वो उनको पेश करने के लिए स्टेट चला जाता है, यानी कि कैपिटल ऑफ द स्टेट चला जाता है, यानी दारुल-हुकूमत चला जाता है और कैदियों को रहा किया जाता है। जब जब जो है वो कर्नल जॉल स्टेट की तरफ जा चुका होता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वहाँ के हालात वाक़यात को देखता है और महसूस करता है, क्योंकि वो जो लोग थे इमिग्रेशन करके वहाँ आए होते हैं और वो खुद पनाह की तलाश में होते हैं, और कर्नल जॉल ने उन्हें सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया था कि शायद ये लोग अम्पायर की बाउंड्री पे, यानी स्टेट की बाउंड्री पे किसी गलत इरादे से आए थे, और शक की बुनियाद पर वो जिन्हें उन्हें टॉर्चर करता है। फर्स्टली तो मजिस्ट्रेट इस ब्रूटैलिटी और क्रूएल्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि इस टाउन में कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन बेहद डिनाइल के बाद उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया था और ख़ुद को जॉल का मुखालिफ बना लिया था, हत्ता कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था। जो कैदी थे उनकी जो नॉर्डिक पीपल थे, उनमें एक बार्बियन गर्ल थी, ठीक है। तो वो मजिस्ट्रेट का अटेंशन का सेंट्रल पॉइंट थी। ये लड़की जिस पर जॉल उसके साथियों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, इवन कि उसे जो है वो उसके जो पार्शली ब्लाइंड कर दिया, और उसकी टखनों पर भी चोट थी, जिसकी वजह से वो आसानी से चल भी नहीं पाती, यानी कि उनके टखने के जो उसके एंकल थे ना, उनको डिसेबल कर दिया था। और इस लड़की पर इसके यानी ये लड़की थी, उसका बाप भी था और एक बार्बियन मैन भी था। तो इस लड़की के सामने इसके बाप को जो है वो टॉर्चर किया गया, और उस टॉर्चर के दौरान जो है वो उसको मार दिया गया, और ये शो करवाया गया कि वो हमला किया गया था उन लोगों ने, और दौरान हमले में मुकाबले में वो मारा गया, और इस लड़की के बाप को इसके सामने कत्ल कर दिया गया। और जब ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेबल हो गई और इतना टॉर्चर जो है वो बर्दाश्त किया उसने, तो उसके बाद जब उसने सच, यानी कि सच तो था ही नहीं, था तो सिंपल सी बात, लेकिन वो कुछ और सुनना चाहते थे, वो झूठ सुनना चाहते थे, वो वही चाहते थे जो वो खुद उनसे कहना चाहते थे कि तुम लोग ये एक्सेप्ट करो। तो वो लड़की जो है जब डिसेबल हो गई तो उसको उन्होंने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। जिसके बाद वो लड़की जो है वो वापस कैंप तो जा नहीं सकती थी, वो गलियों में भीख मांगने लग गई। वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो लड़की को टाउन की गलियों में भीख मांगते हुए देखता है। वो इसके साथ हमदर्दी करता है और इसे अपने साथ घर ले आता है, और वहाँ मजिस्ट्रेट जो है उसको मेड की जॉब दे देता है, जिसे लड़की फ़ौरन कबूल कर लेती है। ये वो बिल्कुल ही, यानी कि उसके पुरसान हाल होते हैं और उसकी हालत तबाह होती है, तो उसको अपने घर ले जाता है, उसको मेड की जॉब देता है, और उसको मतलब कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया होता है कि वो ख़ुद को साफ़ नहीं कर सकती। तो जो मजिस्ट्रेट है उसको पहले नहलाता है और उसके पाँव और टूटे टखनों को धोना शुरू करता है, फिर उसको पूरे जिस्म को वो धोता है, मतलब नहलाता है उसको, और फिर वो ख़ुद अपने आप पे, अपनी हरकत पे जो मजिस्ट्रेट है वो गौर करता है कि वो ये चीज़ें क्या कर रहा है। फिर उसके अंदर एक जो अनकॉन्शियस डिज़ायर पैदा हो जाती है कि वो उसके जो बाल हैं उनको साफ़ करे और उन पे तेल लगाए,
लाइक उनको बिल्कुल पेट नहीं करे। अब ये एक उसकी जो थी वो एक जिनसी ख्वाहिश थी, यानी एक सेक्सुअल डिज़ायर थी। हकीकत ये है कि वो इसकी तरफ कोई ख़ास जिनसी कशिश महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने उसको वैसी हालत में देखा होता है। और वो अपनी जो है वो जेंडर और अपनी जो लॉस्ट ब्यूटी है उस पे जो है उस चीज़ में वो लड़की जो है वो खोई होती है। और जो मजिस्ट्रेट है वो भी इतनी ख़ास कुछ अट्रैक्शन फ़ील तो नहीं करता, लेकिन वो कुछ महसूस कर रहा होता है उस वक़्त। वो इसे देखने की कोशिश करता है कि वो पहले जैसी है या थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। वो निशानात और जो उसके साथ हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और रात के बाद वो उसके कमरे में मतलब वो उसके साथ रह रही होती है। वो इससे इल्तिजा करता है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो लड़की को कहता है कि बताए किसके साथ क्या हुआ है। लाइक लड़की जो है वो एक डिस्टेंस बना के रखना चाहती होती है, ड्यू टू एज, ड्यू टू क्लास डिफरेंस और ड्यू टू नेचर और कल्चर। बट जो मजिस्ट्रेट है वो उसे कहता है कि वो उसके साथ एटलीस्ट ये बताइए कि उसके साथ क्या हुआ है, जनरल कॉल ने उसके साथ क्या किया है। तो फिर वो अपनी तफ्तीश की जो उसके साथ टॉर्चर हुआ उसकी कहानी जो है उसको बताती है। वो उसके जो है वो ताबे हो जाती है, हालांकि वो उसके साथ जो है वो जिनसी तल्लक नहीं रखता। वो आखिरकार इसे बताती है कि किस तरह तशद्दुद करने वालों ने इसकी आंखें जला दी और इसके जिस्म पर जो है वो काटने वाली छुरी का इस्तेमाल किया गया और उसके सामने उसके वालिद को मार डाला गया, जिसकी वजह से उसका जो इमोशनल डैमेज है, जो उसकी मेंटल पीस है वो ख़त्म हो गया। फिज़िकली वो डिसेबल तो थी उसको मेंटली भी डिसेबल कर दिया गया, क्योंकि उसके सामने उसके पेरेंट्स की जान ले ली गई। इसके बताने के बाद इसने जो है उसके जो हौसले हैं वो ख़त्म हो गए और वो अपने यानी कि मेंटल जो स्टेटमेंट थी वो उसमें नहीं रहता। कौन? मजिस्ट्रेट। उसके अंदर जो है सिंथेटिक जो है वो अटेंशन जो है वो बढ़ जाती है। और जो मजिस्ट्रेट है वो लड़की के बारे में सोचता है और उसको उसके लोगों के पास छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है। वो और लड़की और 2 सिपाही वो एक गाइड के साथ घोड़ों पर सवार पहाड़ों की तरफ या जो डेज़र्ट इलाका है, जो डेज़र्ट एरिया है उसमें सफ़र करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो अपने जो घोड़े हैं उनको खो देते हैं और एक वक़्त आता है कि उनके पास जो है वो पानी ख़त्म हो जाता है। सफ़र के दौरान उसके और लड़की के दरमियान एक दोस्ताना जो है वो एहसास पैदा होता है। जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, जज़्बात होते हैं वो राइज़ होने लग जाते हैं बिटवीन हिम एंड द गर्ल। और जो लड़की होती है वो रेज़िलिएंट होती है उस आदमी के साथ, और जो वो मजिस्ट्रेट होता है वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। फिर क्या होता है कि दे मेक लव और हिज फीलिंग जो है उसकी जो ख्वाहिश होती हैं, जो उसकी डिज़ायर होती हैं वो उसके लिए ट्रबल बन जाती हैं बहुत ज़्यादा। अगर उन्होंने कुछ नॉर्मलिटीज़ पीपल को देखा, वो बारबेरियन लोगों को देखा और वो उनका सुराग लगाते हैं। जब उनके पास पहुंचते हैं तो इस लड़की ने वो तजवीज़ पेश की कि वो अपने साथ यानी वो वापस आना चाहती है। वो चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी से वापस आए। वो कहती है कि वो इस जगह वापस नहीं जाना चाहती और उन्होंने अलविदा किया। और फिर क्या हुआ कि जो है वो अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से, पहले तो क्या था कि कर्नल जोल उसको ज़बरदस्ती लेके गया था और उस पर टॉर्चर किया था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो लड़की अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से वापस आना चाहती है कि वो अब दोबारा, क्योंकि वो अपने बाप को खो चुकी है, उसके पास कुछ और है नहीं, तो वो उस प्लेस पे दोबारा वापस नहीं जाना चाहती कि वो गुड बाय कहते हैं उनको और नॉर्मल पीपल को, और वो दोबारा से वापसी की तरफ गामजन हो जाते हैं। जब वो वापस पहुंचे यानी कि वो पोस्ट पर, तो जो थर्ड ब्यूरो है, जो एक टीम थी, उसका एक नुमाइंदा या एक कारकुन वहाँ पे मौजूद था और उसने मजिस्ट्रेट को इत्तला दी कि इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो इस बैरक के कमरे में कैद है जहाँ वैश्यों से यानी कि जो बारबेरियन लोग थे उनसे पूछगछ होती थी। पहले तो उसे अपनी कैद के बारे में घबराहट महसूस होती है कि ये किस तरह उसको उस लड़की के साथ रखा जाता है। वो इस जगह लड़की की मतलब जो है वो उसको उसकी फील मतलब कि उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है। वो उस टॉर्चर को फील करता है जो उस लड़की पे और उस बारबेरियन मैन पे और लड़की के बाप पे और जो उन लोगों पे जो बारबेरियन लोग थे उन पर किया जाता था।
वो इस कैद के अंदर, वो इस तन्हाई के अंदर बहुत ज़्यादा अज़ियत महसूस करता है। फिर उससे वहाँ पे जो है वो फ्रेगरेंस यानी बदबू टाइप आती है और फिर उसका जो जिस्म है वहाँ पे उसकी पेन शुरू हो जाती है और वो अपने आप को जो है इन तमाम आज़माइशों में और अपने आप को तमाम अज़ियत में देखता हुआ महसूस करता है। और फिर क्या होता है कि वो अपने आप को उस बैरक से, उस सेल से निकालने का रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है। सोचता है कि वो कौन से तरीके अपनाए, वो क्या बात करे कि वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सके और जो कैद है उसे रिहाई हासिल कर सके। एक यंग ऑफिसर जिसका नाम मेंडल होता है, उसे मजिस्ट्रेट की जगह जो है वो चीफ वारंट ऑफिसर बनाकर भेजा जाता है। उसे मजिस्ट्रेट पर टॉर्चर के लिए तैनात किया गया था। टाइम गुजरने के साथ तो मजिस्ट्रेट के साथ जो है फेयर ट्रायल दिया गया, उसे पानी, खाना, साफ रहने की जगह वगैरह प्रोवाइड की गई है। लेकिन उससे पहले इसे इम्प्रिज़न किया गया, उसे मारा जाता है, उसे ज़मीन के पे लिटाया जाता है, इवन कि वो मैरी और मदद के लिए यानी चिल्लाता है। वक़्त के साथ जो है वो सज़ा में कमी की जाती है। वक़्त के साथ सज़ा में कमी की गई, लेकिन टाउन में उसकी डिग्निटी यानी उसकी जो ऑनर था वो कम हो जाता है। टाउन की सूरत-हाल बिगड़ जाती है, वहाँ के रहने वाले एक-दूसरे पर शक करने लगते हैं। टाउन में बारबेन को लेकर कहानियाँ बनने लगती हैं और कर्नल जोर और उसकी आर्मी जो है वो उनकी जो शिद्दत पसंदी होती है वो उसमें कमी आ जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि एक घोड़ा ना जो शहर है उसमें दाखिल होता है और घोड़े की जो पुश्त है ना वहाँ उस पे एक राइडर लेटा होता है, यानी कि जो लटका होता है, जिस तरह ना बंदा जो है वो झुक कर जो है वो राइडिंग करे। तो जैसे ही वो टाउन के पास आता है तो ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वो जॉल की आर्मी का कोई ऑफिसर था, यानी जो 3rd ब्यूरो टीम थी उसका कोई ऑफिसर था जो कि मर चुका था और घोड़े पर अपराइट पोजीशन में बैठा था। इस सिचुएशन में टाउन में क्या होता है कि और ज़्यादा हलचल मच जाती है। वहाँ मौजूद जो हैं वो सिविल गार्ड्स ने टाउन में जो सब कुछ लूट लेते हैं और फ़ौरन टाउन छोड़कर भाग खड़े होते हैं। कुछ टाउन के लोगों ने हालात संभालने और बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ हासिल ना हो सका और टाउन में जो है वो ट्रीज़न की फ़ज़ा फैल चुकी थी। इसके बाद क्या होता है कि जो 3rd ब्यूरो है वो अपने एनिमीज़ की तलाश के लिए जो फ़ौज है उसको भेजती हैं, यानी अपनी आर्मी को भेजती हैं और रात के वक़्त जो आर्मी है वो कैदियों के साथ वापस आते हैं। ये कस्बा जो है, ये जो विलेज था वो रात को जमा हो जाता है। वो कैदियों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। वो बच्चों को इसमें शामिल होने के लिए तैयार करते हैं और इन मर्दों को मारते हैं जिन्होंने अपने हाथों अपने जो हैं वो गालों पर तार से अपने जो हाथ हैं वो अपने गालों के साथ बांध रखे थे। लाइक ये जिस तरह चीक्स के साथ हाथों को बांध दी जाए तारों के साथ ना, तो अब जोल जो है वो आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए यानी कि लीड करता है कि आवाम को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। वो जो नॉर्म्स हैं उनको क्या करता है, वहाँ के लोग थे जो टाउन के जो स्टेट के लोग थे वो ये समझते थे, वो भी मजिस्ट्रेट की तरह सोचते थे। वो ये सोचते थे कि ये लोग जस्ट माइग्रेट के लिए आए हैं, माइग्रेशन के लिए आए हैं और ये इन लोगों का जो मकसद है वो जस्ट यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पे रहना है और ये इन लोगों से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बस जो 3rd ब्यूरो है वो इन पे टॉर्चर कर रही है, वो ज़ालिम है, ये सब कुछ सुनते थे। तो जोल जो था, कर्नल जोल था, वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाता है। वो क्या करता है कि जो अवाम है, जो वहाँ पे पीपल हैं, जो नेटिव लोग हैं, उनको क्या करता है इस नॉर्म्स पीपल के खिलाफ़ कर देता है और नॉर्म्स पीपल के अपना अपना सारा गुस्सा जो है नॉर्म्स पीपल पे उतारता है। और फिर क्या होता है कि वो जो कर्नल जोल है वो कहता है कि यही लोग हैं जो ईसाई तबाही का सबब बनते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो उसको मजिस्ट्रेट को पब्लिक के सामने लाते हैं और पब्लिक के सामने उसे मारते हैं और उसके बाद इसे सेल में वापस भेज देते हैं। फिर इसके बाद आखिरकार जोल जो है वो मजिस्ट्रेट से पूछताछ करता है। मजिस्ट्रेट जोल को बताता है कि वो इसके बारे में क्या सोचता है और इसके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसको उस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है जो कि बयान नहीं किया जा सकता, यानी कि इतना वो भयानक तरीके से उसको मजिस्ट्रेट को टॉर्चर किया जा रहा होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो जॉल है वो मज़ीद सिपाहियों के साथ दोबारा बाहर निकलता है और जो मेंडल है वारंट ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट का इंचार्ज छोड़ता है और वारंट ऑफिसर जो शहर वालों के सामने क्या करता है कि मजिस्ट्रेट को बरना करता है और उसके साथ तशद्दुद करता है, उसके ऊपर तशद्दुद करता है। फिर एक दिन वो मजिस्ट्रेट को जो है वो औरत के लिबास में बिठाता है और इसके हाथ जो है इसके पीठ के पीछे बांधता है और उसकी कलाइयों से को दरख्त से लटका देता है। मजिस्ट्रेट के जो है वो कंधे जो हैं वो फट जाते हैं और वो लटकने के लिए यानी झूलता रह जाता है आगे पीछे। तो इतना ज़्यादा बुरा उस पे तशद्दुद किया जाता है।
फिर वो किसी तरह जो है वो दरख्त से जो है वो अलहदा हो जाता है और गलियों में निकल जाता है। लोग क्योंकि उसको भूख लगी तो किसी से खाना वगैरह माँगता है। पहले तो लोग जो हैं वो उसको मस्तरद करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता है कि कुछ अब भी कुछ लोग जो हैं वो उसका एहतराम करते थे। औरतें जो हैं वो उसे खाना खिलाती हैं। इससे मालूम होता है कि जो बार्बियन थे वो उन्होंने पा खेतों वगैरह में पानी भर दिया है। लोग जमा होना शुरू को हो जाते हैं और जो वापस जो है वो कैपिटल की तरफ जाने वाले जो रास्ते में चौकी है, वहाँ पे आके उसको छोड़ देते। लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गम गुस्सा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो था वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी थी, वो लोगों को एहसास करने वाला था। लेकिन जो ये लोग थे, जो मेंडल था, जो कर्नल जोल थे, ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और लोगों पे रहम नहीं करते थे। तो लोग जो थे वो गुस्से से भरे हुए थे और ये लोग इन लोगों को, यानी जो नेटिव लोग थे वो मेंडल को और कर्नल जोल को ही गद्दार करार दे रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो थे वो गुस्से में आते जा रहे थे। और वो जो मेंडल था वो रात के वक़्त तक जा चुका था। मेंडल जो है वो देखा जा सकता है कि वो अब उसकी दहशत जो है वो, उसका जो डर था वो शहर से ख़त्म हो चुका था और मजिस्ट्रेट जो था वो डे बाय डे जो है सेहतमंद हो रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक सिपाही आता है, वो मुर्दा हालत में यानी कि घोड़े की पूँछ पर वो बैठा होता है। इस वक़्त तक जो मेंडल था और उसके जो 3 सिपाही थे वो शहर से जा चुके थे। को देख के और अपना पोज़ीशन देख के वो शहर से लीव कर जाते हैं। मेंडल और उसके आदमियों के वहाँ से चले जाने के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो टाउन में दोबारा अपना मुकाम हासिल कर लेता है। हाउएवर इस दफ़ा वो एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसने टाउन के लोगों को हैस्टी होने से मना किया और हालात से निपटने के लिए तैयार होने का कहा। इवन कि अभी भी वहाँ पे बारबेरियन के आने के खतरात मौजूद थे, क्योंकि जो बारबेरियन थे वो अब सहरा में यानी डेज़र्ट के अंदर रहते थे और वहाँ पे उनका मुकाम था। और क्योंकि जो कर्नल जोल था उन्होंने उस पे बड़े ज़्यादा जुल्म उठाए थे, तो इसलिए टाउन के लोग जो हैं वो इस डर में रहते थे, इस खौफ में रहते थे कि कभी भी बारबेरियन जो है वो आप पे आकर उन पे अटैक कर सकते हैं। और मगर उस वक़्त जो हालात थे वो काबू में थे और पैनिक अटैक नहीं हो रहे थे। और जो मजिस्ट्रेट था उसने लोगों को कहा हुआ था कि वो यानी कि हरियाली लेके आएँ और बेहतरी के लिए, ग्रोथ के लिए काम करें। एक रात मजिस्ट्रेट के पास जॉल आता है, कर्नल जॉल, और उसको ये इल्म होता है जो मेंडल है वो वहाँ पे नहीं है। और मजिस्ट्रेट को महसूस होता है कि जॉल बाहर ही मौजूद है। इसने अपने किसी आदमी को टाउन में लूटने के लिए भेजा है। मजिस्ट्रेट जॉल को कैरेज यानी गाड़ी में देखता है और जॉल की जो सनग्लासेस हैं उसके पास मौजूद नहीं होती। उनका आई कांटेक्ट होता है और मजिस्ट्रेट उसे पैगाम भिजवाता है कि टाउन के लोग अब जाग चुके हैं। फिर क्या होता है कि जो लोग हैं वो जॉल को देखते हैं और जॉल पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। वहाँ से जाने से पहले जॉल का आदमी मजिस्ट्रेट को बता रहा था कि जॉल की आर्मी के साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो लोग जो हैं वो नॉर्मैंडिक पीपल के साथ हमला करने के लिए, जंग करने के लिए डेज़र्ट की तरफ निकले, तो उनके आदमियों ने या जो नॉर्मैंडिक पीपल थे उन्होंने पहाड़ों से पत्थर बरसाना शुरू कर दिए और उन्होंने मुख्तलिफ़ गुरिल्लाज़ की मदद से हम पर हमला किया। मगर जॉल की आर्मी के ज़्यादातर लोग जो धूप में एक्सपोज़र और स्टारवेशन यानी भूख की वजह से मर गए थे। जॉल के जाने के बाद जो टाउन है वो एम्पायर से ऑफिशियली तौर पर अलग हो जाता है और वो लोग जो हैं वो सर्दियों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मजिस्ट्रेट अपने सेटलमेंट की हिस्ट्री लिख रहा होता है ताकि फ्यूचर जनरेशन को पहुंचा सके। अब नॉवल का ख़त्म जो है इस सीन से होता है कि मजिस्ट्रेट फार्म बच्चों को स्नोमैन बनाते हुए देख रहा होता है, यानी स्नोमैन बनाकर दिखा रहा होता है और उनको स्नोमैन बनते हुए देख रहा होता है। एक खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ती है, लेकिन एक इनर अवेयरनेस भी होती है कि उसने वो कुछ खोया है जो उसने पहले कभी नहीं खोया था, यानी कि उसका जो एक मेंटल पीस था वो चला गया था, लेकिन अब भी कुछ टाउन में सुकून था। सा जो है वो नॉवल जो समरी है वो ख़त्म होती है, नॉवल अपने अख्ताम को पहुंचता है। उसके बाद अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इस नावल वेटिंग फॉर बारबेरियंस में कॉट्ज़ी ने जिन इश्यूज़ को एग्जामाइन करते हुए रीडर्स और सोसाइटी के सामने रेज़ किए हैं वो इश्यूज़ उन्हें समझना इतना आसान और ना ही उनको अंडरस्टैंड किए बगैर इस नावल को पढ़ने का कोई फ़ायदा है। तो उसका इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉट्ज़ी ने इंपीरियलिज़म जैसे इश्यूज़ को नाम लिए बगैर ना सिर्फ मेंशन किया है बल्कि इस पर फोकस भी किया है।
दूसरी तरफ नेरेटिव टेक्निक के ज़रिए राइटर ने सेल्फ जर्नी और ह्यूमन साइकोलॉजी को भी नरेट किया है, जो कि एक अहम पॉइंट है। इसके अलावा इस नावल में राइटर ने टॉर्चर के यूजेज और उसके नतीजे में पैदा होने वाले फेयर और कॉन्सिक्वेंसेस को भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसकी मिसाल को अगर देखा जाए, यानी बारबेरियन गर्ल, जिस पर इस टॉर्चर का ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली भी बहुत ही डीप इम्पैक्ट रहा, जो आसानी से एवेल्यूएट किया जा सकता है। नेरेटर के थ्रू इन नावल में बताए गए टॉर्चर और वायलेंस के ज़रिए रीडर को समझने में आसानी हुई कि असल में जो है वो क्रुएल्टी सिस्टम किसे कहते हैं और वो कैसे जो है वो लोगों पे जो है वो नाफज किया गया, और जो कॉलोनियलिज्म थे उसके क्या असरात थे और उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मीनवाइल नावल में कोई स्पेसिफिक लोकेशन, टाइम, कल्चर और इम्पेयर जो है वो किसी स्टेट का कल्चर उसको मेंशन नहीं किया गया। सिमिलरली कर्नल जोर के अलावा किसी भी कैरेक्टर का कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया। इवन के प्रोटैगनिस्ट भी नेमलेस है, वो सिर्फ एक नेमलेस एम्पायर का मजिस्ट्रेट है। ये अनसर्टेनिटी की वजह से ये नावल तमाम सोसाइटीज़ और कल्चर के जो है वो इमिग्रेशंस पर इजीली फिट हो जाता है और रीडर के लिए किसी भी कल्चर और सोसाइटी को इसके ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा कोट्ज़ी ने इस नावल में फेयर के एलिमेंट को प्रेजेंट किया है, इसलिए इसने इंडिविजुअली हर पर्सन को तफसील से एक्सप्रेस किया है ताकि रीडर्स को इन कैरेक्टर के मेंटल स्टेट और फिज़िकल स्टेट का अंदाज़ा हो सके। कोट्ज़ी के इस नावल ने रीडर्स के लिए एक अनकनी जो है यानी अनसर्टेनिटी फीलिंग को छोड़ा है, क्योंकि रियल और स्पेसिफिक डेंजर को मेंशन नहीं किया गया और हर सीन के बाद फेयर, हॉरर, एंग्जाइटी और ट्रबल जैसी फीलिंग पर रीडर्स के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्ट को छोड़ा है। और राइटर यही चाहता था कि जो रीडर्स हैं वो इस स्टोरी को, इस सोसाइटी को अंडरस्टैंड करें और इस फैक्ट को समझें कि किस तरह जो है वो ब्रूटली टॉर्चर जो है वो इम्पीरियलिज्म के दौरान किया गया। और ये था इसका एनालिसिस, जिसके अंदर वो मेंटली और फिज़िकल स्टेट को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है कि इस दौरान लोगों ने किस तरह जो है वो बर्बरियत का सामना किया। थीम्स की बात करें जो इस नावल के अंदर थीम यूज़ हुए हैं, सबसे पहला जो थीम है वो इम्पीरियलिज्म का है। इस नावल की एक अहम और इम्पोर्टेंट थीम इम्पीरियलिज्म है। इस नावल में हमें बहुत से मुख्तलिफ जो है वो डायमेंशन नज़र आती हैं जिनसे इम्पीरियलिज्म ज़ाहिर होती है। सबसे पहले एम्पायर का जो है वो परानिया इस तरह का प्रेजेंट किया गया है कि इसके ज़रिए दूसरे लोगों के ऊपर कल्चर और पॉलिटिकल जो है वो मैंडेट को इम्पोज किया जा सकता है। इसके बाद एनिमी यानी नोमैड्स या बारबेरियंस की प्रेजेंस से हमें थ्रेट और वायलेंस के परसेप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि खुद एक इम्पीरियलिस्ट वायलेंस को जस्टिफाई करता है। उसके बाद कॉलोनियलिज्म इसके अंदर एक थीम है। इम्पीरियलिज्म के अलावा कॉलोनियलिज्म भी एक और अहम थीम है जो कि हमें इस नावल में नज़र आता है। इस नावल में प्रेजेंट किया जाने वाला कॉलोनियल प्रोसेस एक कल्चर और आइडियोलॉजिकल इम्पीरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है जिसमें कॉलोनाइज लोगों पर फिज़िकल वायलेंस के साथ मेंटल वायलेंस भी किया जाता है, जो कि दूसरे कॉलोनियल प्रोसेस से ऑपोजिट है। इस कॉलोनाइजेशन का असर बहुत सी ज़िंदगियों पर होता है, जैसे कि वो लोग वहाँ पे रेफ्यूजी आए थे और माइग्रेट करके आए थे, लेकिन उनको किस तरह की जो है वो उनको एक तो अदरनेस वाला फील आई थी, अदर्स वाली फीलिंग्स आई थी, फिर उसके बाद वो वायलेंस का सामना करना पड़ा था, फेयर था। तो ये सारे जो एलिमेंट वहाँ पे देखने को मिले थे और उन पर होने वाला जो टॉर्चर था, ट्रॉमा, वायलेंस, उनकी वजह से माइग्रेंट का लाइफस्टाइल बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। ओवरऑल वेटिंग फॉर बारबेरियन में शो किए जाने वाले कॉलोनियलिज्म मुकम्मल तौर पर वायलेंस, डिसरप्शन और जस्टिफिकेशन को प्रेजेंट करता है। उसके बाद जो थर्ड थीम है वो है मेल सेक्सुअलिटी। इस नावल की एक और सेंट्रल थीम है मेल सेक्सुअलिटी और स्टोरी में कॉलोनियल पावर और इम्पीरियलिज्म के साथ मजिस्ट्रेट की मेल सेक्सुअलिटी की रियल नेचर को प्रेजेंट किया गया है। मजिस्ट्रेट की सेक्सुअल डिज़ायर पर उसका कंट्रोल ना होना इस बात का प्रूफ है कि जनरली मेल सेक्सुअलिटी की नेचर बहुत कॉमन और अनसर्टेन होती है।
तो अपनी पावर को यूज़ करते हुए वो सब कुछ जो है वो कर जाना, और उसके बाद जो बारबेरियन गर्ल है उसकी सेक्स डिज़ायर को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया गया। ज़्यादातर नावल में मेल सेक्सुअलिटी को ही क्लोजली एग्जामाइन किया गया है। तो ये 3 मेन इम्पोर्टेंट थीम हमें ड्यूरिंग द नावल नज़र आते हैं और हमने इनको अंडरस्टैंड किया। अब हम इसमें मोटिव देखते हैं और सिंबल्स देखते हैं। मोटिव एंड सिंबल्स की बात की जाए तो द नोमैड गर्ल्स ब्लाइंडनेस, यानी ये एक मोटिव है कि जो गर्ल थी, ब्लाइंड गर्ल थी, वो कैसी थी। ब्लाइंडनेस एक मोटिव है जो इस नावल में मजिस्ट्रेट की स्टेट ऑफ डिनायल को प्रेजेंट करते हैं कि वो अपनी डिज़ायर में इस कदर ब्लाइंड है कि उसे अंधी लड़की की ब्लाइंडनेस नज़र नहीं आ रही होती। उसकी ब्लाइंडनेस असल में मजिस्ट्रेट की स्टेट की ही गलती है। जब वो लड़की ब्लाइंड होने के बावजूद जो है वो प्रिजर्व रहती है और ऐसे प्रटेंड करती है कि उसे सब नज़र आ रहा है, जबकि मजिस्ट्रेट जब उस लड़की को देखता है तो वो देखते ही ब्लाइंड हो जाता है। इसे इस तरह देखता है जैसे वो उसे देखना चाहता है। ये ब्लाइंडनेस उसकी डिनायल और ऑब्सेशन की वजह बनी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सिंबल है, वो कर्नल जॉन्स ब्लैक ग्लासेस। ये सिंबल किस तरह प्रेजेंट किया गया है कि कर्नल जॉन की ब्लैक ग्लासेस एक सिंबल है जो कि उसकी और उसके एम्पायर की हिडन आइडेंटिटी को प्रेजेंट करती है। जिस तरह उसकी आइडेंटिटी छुपी होती है, इस तरह उसकी आइडेंटिटी जो है वो इंटेंशन भी छुपी होती है और इसकी पावर इस सिंबल के साथ लिंक्ड है। जोल बाहर सबको देख सकता है मगर जोल को कोई भी नहीं देख सकता असल में वो क्या है और उसकी इंटेंशन क्या है। परहैप्स उसकी ग्लास का कलर ब्लैक है और उसकी इवलनेस को शो करता है, क्योंकि जो भी उसे देखता है वो उसकी आइज़ नहीं देख सकता, इसलिए उसकी ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है। वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है और वो पावर जो है वो उसकी इवलनेस को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो इवलनेस को प्रेजेंट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सिंबल द नोम्ड वुमेन स्कार। बारबेरियन गर्ल की ब्लाइंडनेस, स्कार्स और फ्रैक्चर्ड एंकल इस बात का सिंबल है कि एम्पायर की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने किस तरह और कितना ज़्यादा नुकसान किया है और अपनी पावर का मिसयूज़ किया है उन लोगों का जो नॉर्म्स बनकर उनके स्टेट में दाखिल हुए थे। जब मजिस्ट्रेट ने रिकग्नाइज़ किया तो उसने ना सिर्फ बारबेरियन गर्ल के ज़ख्म धोए बल्कि उनके स्कार की वजह जानने की कोशिश की। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास मोटिव है बारबरिज्म। बारबरिज्म का कंसेप्ट इस नावल में मोटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जो लोग इन नॉर्म्स को बारबरिज्म के लिए जो है वो एक्यूज़ करते हैं वो लोग असल में ख़ुद बारबरियर हैं, वो ख़ुद बारबरियर के कंसेप्ट के आड़े आते हैं। बारबरियर का मतलब होता है जो वहशी, जो लोग कुछ जानते ना थे, जिनके अंदर तहजीब ना थी। तो एक्चुअली में जो स्टेट के लोग थे वो ख़ुद ही बारबरियर थे। एम्पायर और नॉर्म्स के दरमियान सिविल रिलेशन नावल के एंड पर बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो मोटिव की है, द मजिस्ट्रेट रिचुअल ऑफ वाशिंग। मजिस्ट्रेट का बारबेरियन गर्ल के स्कार्स को वॉश आउट करना इस नावल में एक मोटिव के तौर पर नज़र आता है कि इस रिचुअल के ज़रिए वो अपनी गिल्ट को कम करना चाहता है जो उसे बारबरियंस पर टॉर्चर का सुनकर हुआ था, कि किस तरह उसकी एम्पायर की अथॉरिटीज़ उन लोगों पर जुल्म करती है और उनसे झूठ बुलवाती है, उनसे झूठ इतराफ़ करवाती है। और वो लोग तो ख़ुद एक तो तकलीफ़ों से, मुसाइब से, मुश्किलात से गुज़र कर पनाह लेने के लिए आए थे और यहाँ पे भी उन पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। नावल में आगे बढ़ने के साथ साथ इसका गिल्ट भी बढ़ता जाता है, जैसे वो रिचुअल वॉशिंग से दूर करना चाहता था। तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने तमाम चीज़ों को ओवरऑल डिस्कस किया, उसकी समरी, एनालिसिस, थीम, मोटिव, सिंबल, इंट्रोडक्शन, हर चीज़ को हमने जो है वो प्रिसाइजली डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको लेक्चर की समझने में आसानी फ़राहम करेगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।